आज हम करेंगे चंद्रगहना से लौटते बेर के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर पहला है, इस विजन में अधिक है। ये पंक्ति आई है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। पंक्ति में पंक्ति की पंक्तियों में कवि ने नगरीय संस्कृति के प्रति क्या आक्रोश जताया है। और क्यों, ये प्रश्न है आपका। तो इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय उपजाऊ अधिक है। पंक्तियों में कवि ने नगरीय संस्कृति के प्रति क्या आक्रोश जताया और क्यों। आक्रोश का अर्थ होता है एक तरह से रोष, गुस्सा, दुख व्यक्त करना। तो मतलब जो कवि है ना, उसने नगरीय संस्कृति के प्रति अपने आक्रोश और व्यंग को, एक तरह से आक्रोश दुख को भी व्यक्त कर रहा है, रोष भी है उनके मन में, और दूसरा जो नगरीय संस्कृति है उन लोगों के प्रति वो व्यंग भी कर रहे हैं। देखो, आप देख रहे हैं कि लोगों में जो नगरीय लोग हैं, नगर में रहने वाले लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, धनार्जन, धन को इकट्ठा करने के लिए वो भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा कारण है, लोग आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। एक कारण तो क्या होगा, धनार्जन, धन प्लस अर्जन, तो क्या बन जाएगा, धनार्जन। धनार्जन के लालच में भाई लोगों में धन को इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा, वहाँ पर धनार्जन के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए लोग क्या करते हैं, धनार्जन का लालच है। दूसरा है स्वार्थपरता। स्वार्थपरता का मतलब लोग अपने स्वार्थ के बारे में जानते हैं, बस उनको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। और के कारण मनुष्य कैसा हो गया, मशीनीकरण आ गया, मशीन की तरह काम करता है। मशीनी बन गया है, मशीन की तरह काम करता है। चौथा है संवेदनहीनता। लोगों में क्या हो गया है, संवेदना की जो भावना है वह समाप्त हो गई है। पांचवा क्या है, लोगों में सच्चे प्यार और अपनत्व की कमी होती जा रही है। सच्चे प्यार व अपनत्व की कमी। भाई इस विजन में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने नगरीय संस्कृति के प्रति क्या आक्रोश जताया है कि देखो, आप बताएंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने नगरीय संस्कृति में, यानी जो शहरी संस्कृति है उसके प्रति अपने आक्रोश और व्यंग को एक साथ व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि जो नगर है, शहर है, उनमें सच्चे प्रेम और संवेदना की या सच्चे प्रेम की और अपनत्व की कमी है। लोग शोर शराबे में, मतलब वहाँ पर एक होता है ना, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, यानी वहाँ पर जो जगह है वह नगरीय संस्कृति से, नगरीय कोलाहल से दूर है। वहाँ लोगों में क्या है, भागम भाग, शोर शराबा और दूर व्यापारिक गतिविधियों से वह जगह है, कैसा है, दूर है। तो वहाँ आक्रोश क्यों का है, क्योंकि वहाँ के लोगों में धनार्जन करने की लालसा ज़्यादा रहती है, स्वार्थपरता बढ़ती जा रही है, मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है।
सबसे बड़ी समस्या आजकल यही आ रही है, आत्म केंद्रित होना। यानी मनुष्य क्या हो गया है, अपने आप तक सीमित हो गया है, उसे किसी दूसरे व्यक्ति, और जब वो आत्म केंद्रित हो गया है तो उसमें ये संवेदनहीनता की भावना आ गई है, उसमें सच्चे प्यार व अपनत्व की कमी आ गई है। किस कारण? इसी कारण से। तो आपने पढ़ा भी होगा, और आप जब 10वीं कक्षा में जाएंगे, 10th क्लास में मनु भंडारी की एक रचना है, एक कहानी है भी, उसमें भी उन्होंने अपने जो संस्मरण है उसमें इसी दुख को, इस कहानी में उसमें इसी को व्यक्त किया है कि मनुष्य क्या करता जा रहा है। जो नगरीय सभ्यता है, महानगरों में जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, उनमें भी इसी समस्या को देखने को मिल रहा है कि लोग क्या होते जा रहे हैं, आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, अपने आप तक सीमित होते जा रहे हैं, और उसी अपने आप तक सीमित होने के कारण उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, स्वार्थपरता, ये सारे कारण उसी कारण आ गए। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया कि जो स्थान है वह व्यापारिक शोर शराबे से और कोलाहल से दूर है, वहाँ प्रकृति का प्रेम, मनुष्य प्रकृति से कट गया है, उसे प्रकृति से अपना कोई संबंध नहीं है, उसमें धनार्जन का लालच, स्वार्थपरता, मशीनीकरण यानी मशीन के समान दिन रात काम करता रहता है, उसमें संवेदनहीनता आ गई है, सच्चे प्यार और अपनत्व की कमी है, मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। ये सारे क्या है, इसके कारण है। प्रश्न नंबर 2 देखो, सरसों को कवि क्या कहना चाहता है। देखो, सयानी शब्द, सयानी का मैंने वर्ड मीनिंग लिखवाया था, उसमें लिखवाया था सयानी का क्या होता है, समझदार, और दूसरा होता है युवावस्था। युवा अवस्था कि विवाह के उम्र के को प्राप्त हो गई है। कौन? जो सरसों है उसको कहा गया है। सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है। यहाँ पर कवि ने, मैंने कहा है कि जो चंद्रघना से लौटती बेर पाठ है उसमें कवि ने मानवीकरण अलंकार का सबसे अधिक प्रयोग किया है। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया है, सरसों पर मानव के हाव भावों का आरोप किया गया है। तो उसे जो सरसों है उसे युवती या नायिका बताया गया है, और वो क्या कर रही है कि अब वो जो युवती और नायिका थी, कौन, किसको माना है युवती और नायिका, सरसों को, वह कैसी हो गई है, सयानी हो गई है, समझदार हो गई है, विवाह की उम्र को प्राप्त हो गई है। और वह क्या कर रही है, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधर। कि वह जो सरसों है वह अपने हाथ पीले करके स्वयं ही विवाह के मंडप में आ गई है, शादी के मंडप में आ गई है। और वो है उसका वरण करना, यानी वह विवाह मंडप में क्यों आ गई, ताकि उसका कोई चुनाव कर ले, उसका कोई वरण कर ले। क्योंकि कवि ने कहा है, देख रहा हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, और उस पर पीले रंग के फूल आ गए हैं, और अब वह पककर फसल के रूप में तैयार हो गई है। तो प्रश्न नंबर 2, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है कि सयानी का अर्थ होता है, आप बता देंगे कि कवि ने सरसों का मानवीकरण करते हुए कहा है कि जो सरसों है वह सयानी हो गई है, समझदार हो गई है, युवावस्था को प्राप्त हो गई है, अर्थात विवाह की उम्र को प्राप्त हो चुकी है। वह हाथ पीले करके ब्याह मंडप में, शादी के मंडप में पधार चुकी है, ताकि उसका कोई वरण कर ले, उसका कोई चुनाव कर ले, और वह उस पर पीले रंग के फूल आ गए हैं, वह पककर फसल के रूप में तैयार हो चुकी है। यह क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 है, अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए। देखो, मनोभाव, मन के जो भाव हैं वो क्या कहलाते हैं, मनोभाव। मनोभाव का अर्थ होता है मन के भाव, यानी उनके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में, अलसी के मन में। और देखो, हमने पढ़ा था कि बीच में मिलकर उगी है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी अठीली।
देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। ये कौन कह रहा है? अलसी। और वो उन्हीं पंक्तियों में अलसी के मनोभाव, अलसी के मन के भावों का वर्णन हुआ है। तो कवि कह रहा है कि कवि ने अलसी को अठीली कहा है और अठीली नवयुवती कहा है। कवि ने अलसी को अठीली नवयुवती कहा है और उसने क्या कहा है कि वह जिद पूर्वक चने के पौधे पर के पास उगाई है, इसलिए उसको अठीली नवयुवती कहा है। दूसरा है उसके सिर पर, पहले तो उसने वह देह की पतली वह कमर कैसी है? उसकी कमर लचीली है, देह की पतली कमर की है लचीली। और उसके सिर पर उसने नीले रंग की ओढ़नी, यानी नीले रंग का जो फूल है उसे ओढ़नी के ऊपर के समान ओढ़ रखा है। तो वो कह रहे कि नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, कि उसने अपने सिर पर नीले रंग का फूल ओढ़नी है वह धारण कर रखी है और वह अपने प्रेम का खुला निमंत्रण दे रही है। खुला निमंत्रण देकर वो क्या कह रही है कि जो मुझे छुएगा मैं उसे अपने हृदय का दान दे दूंगी, अर्थात मैं उसी का वरण कर लूंगी। तो इसमें हम बताएंगे कि कवि ने अलसी के मनोभावों का वर्णन करते हुए कवि ने अलसी को अठीली नवयुवती कहा है। वह देह की पतली और कमर की लचीली है। उसने अपने सिर पर नीले रंग का फूल, उसने अपने सिर पर नीले रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या कर रखा है, यहाँ पर भी अलसी का मानवीकरण किया गया है। वह अपने प्रेम का खुला निमंत्रण दे रही है। निमंत्रण का अर्थ होता है बुलावा देना। तो वह अपने प्रेम का खुला निमंत्रण किसको दे रही है? वहां पर उपस्थित जो स्वयंवर सभा में आयोजित है उन्हीं के लिए बोल रही है कि और जो छुएगा दूं हृदय का दान उसको, यानी चने को वो अपने प्रेम का खुला निमंत्रण दे रही है। तो वह अपने प्रेम का खुला निमंत्रण देते हुए कह रही है कि जो मुझे छुएगा मैं उसी को अपने हृदय का दान दे दूंगी, अर्थात मैं उसी का वरण कर लूंगी। क्लियर? प्रश्न नंबर 4 पर चलो। प्रश्न नंबर 4, अलसी के लिए अठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? और बीच में मिलकर उगी है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी अठीली। अठीली क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि अलसी के लिए अठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। तो हमें काव्य पंक्तियों में देखना है। तो पहला कारण तो क्या था कि वह हठपूर्वक, हठपूर्वक चने के पौधे के पास उगाई है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि वह लचीले शरीर की है। उसने कहा है ना, वो देह की पतली कमर की है लचीली, तो उसका शरीर कैसा है? लचीला है। शरीर की कैसी है? लचीली है। और जब देखो उसका शरीर लचकदार है तो वह हवा में इधर उधर झूमकर, यानी
बार बार झूमती फिरती है और फिर चने के पौधे के पास खड़ी हो जाती है। तो मतलब वह कैसी है, जिद्दी है। तीनों जगह देखो जिद्दी विशेषण का प्रयोग आएगा। एक तो वह हठपूर्वक चने के पौधे के पास उगाई है, दूसरा है वह शरीर की कैसी है, लचीली है। और जब हवा चलती है तो मतलब हवा के झोंकों के साथ, हवा के झोंकों के साथ झूमती है और फिर चने के पौधे के पास खड़ी हो जाती है। यहाँ भी उसकी हठ को जो हठ धर्मिता है वो दिखाई दे रही है, उसका जो जिद्दीपन है वो दिखाई दे रहा है। और तीसरा है कि उसका हठ है कि जो छुए दो हृदय का दान उसको। तीसरा उसने जो हट कर रखा है वो कह रही है कि जो मेरे सिर पर नीले रंग का फूल है वह जो उसे छुएगा वह उसे ये अपने हृदय का ध्यान दे देगी, कि जो उसके हृदय को छुएगा। तीसरा है वह अपना हृदय उसे समर्पित करेगी, जो उसे छुएगा। मतलब ये भी उसकी क्या है, जिद है कि नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए है दो हृदय का दान उसको। ये मतलब जो उसको वह उसे अपना हृदय यानी अपने प्रेम का खुला निमंत्रण कर रही है जिद पूर्वक कि वह उसे ही अपने हृदय का दान देगी जो उसे छुएगा। तो ये तीन इसके हैं। अगर ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या, 5 देखो प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। सूक्ष्म मतलब बारीक, बारीक कल्पना। क्या कल्पना की है उन्होंने कि एक तो वैज्ञानिक जो सूक्ष्म कल्पना है, वैज्ञानिक सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। क्या सूक्ष्म वैज्ञानिक कल्पना का आभास मिलता है कि उन्होंने देखा है कि एक एल्युमिनियम का खंभा है, जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह चांदी के जैसा प्रतीत होता है। इस तरह रंग रूप आदि में समानता होने के कारण वहाँ कवि पर सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। मतलब उन्होंने जो एल्युमिनियम का जो खंभा है उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जब पानी में एक प्रतिबिंब सा बन जाता है और उसे उन्होंने क्या कहा है, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा। प्रश्न नंबर 6 है, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता। हरे चने के सौंदर्य का अपने शब्दों में चित्रित करिए। भाई अपने शब्दों में बताना है कि जब आपने पढ़ा तो हरे चने की सुंदरता को अपने शब्दों में बयां करना है कि एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। ये तो कवि ने अपनी भाषा में बता दिया। अब हमें अपने उसमें बताना है कि कवि कह रहे हैं कि जो चना है, एक तो हमने देखा कि जो हरे चने का पौधा है, हरा चना ठिगना है, एक बलिष्ठ के बराबर बताया। बलिष्ठ मैंने बिलांद बताया था, ये जो माप होता है ये क्या कहलाता है, बलिष्ठ कहलाता है। यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी, वह हरा चना है, हरा चना ठिगना है। दूसरा उसमें क्या है, वह एक बलिष्ठ के बराबर है।
वह एक बलिष्ठ का है। तीसरा है, उसने अपने सिर पर गुलाबी रंग का साफा पहन रखा है। सिर पर कैसे रंग की पगड़ी पहन रखी है? गुलाबी रंग की। उसने अपने सिर पर गुलाबी रंग का साफा पहन रखा है। और वह गुलाबी रंग का साफा पहनकर क्या कर रहा है? दूल्हे के रूप में सज धज कर खड़ा हुआ है। ये हमने हरे चने का जो मानवीकरण कवि ने किया है उसका वर्णन किया है कि जो हरा चना है वह कैसा है? ठिगना है, छोटे आकार का है, वह एक बलिष्ठ के बराबर है। उसने हरे रंग की पोशाक पहन रखी है और उसने अपने सिर पर गुलाबी रंग का साफा बांध रखा है। वह